हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे इनलाइन फंक्शन। उसको हमने एक एग्जांपल के साथ डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है उसके बारे में ईच एंड एवरी पॉइंट आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ थ्योरी पार्ट से और कुछ प्रोग्राम के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। ओवरलोडिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ द सेम थिंग फॉर द डिफरेंट पर्पस। ओवरलोडिंग क्या होता है? देखो, फंक्शन ओवरलोडिंग को समझने से पहले हम ओवरलोडिंग समझेंगे, क्योंकि फंक्शन तो हमें पता है क्या होता है। फंक्शन क्या होता है? कुछ सेट ऑफ कोड्स होते हैं। देन ओवरलोडिंग का हमें पता लगना चाहिए कि ओवरलोडिंग क्या होती है। ओवरलोडिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ द सेम नेम या सेम थिंग फॉर द डिफरेंट पर्पस। एक सेम चीज को हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, ओवरलोडिंग का मतलब क्या है? सेम थिंग को हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, वो होता है ओवरलोडिंग करना। C++ also permit the overloading function। C++ ओवरलोडिंग के फंक्शन को परमिट करती है। परमिट मीन्स हाँ, ऐसे कहती है कि आप इसको यूज कर सकते हो C++ में। This means that we can use the same function named that to create the function to perform the variety of the different tasks। मतलब इसका क्या मतलब है कि C++ जो है ओवरलोडिंग को परमिट करती है। इसका मतलब ये है कि हम क्या कर सकते हैं, सेम फंक्शन नेम का यूज कर सकते हैं। मतलब एक फंक्शन बनाए किसी भी नाम से, उसी नाम के 3-4 फंक्शन बना दिए, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें वेराइटीज का चेंज कर दिया, वेराइटीज ऑफ टास्क परफॉर्म करवाने के लिए। मीन्स उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, उसको ये किसी के अंदर पैरामीटर चेंज कर दिया, किसी के अंदर नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिया, किसी में डेटा टाइप चेंज कर दिया, किसी में नल दे दिया, किसी में 2 या 3 हमारे पास उसने पैरामीटर्स को पास किया, आर्ग्यूमेंट को पास किया, टाइप चेंज कर दी। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सेम थिंग का यूज होता है, उसको हम ओवरलोडिंग कहते हैं। जहां पर सेम नेम के फंक्शन का यूज होता है अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग पर्पस के लिए, उसको हम बोलते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। दिस मीन दैट द फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म इन द ऑप्स। इसको हम फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं ऑप्स में। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, जब कभी भी हम फंक्शन ओवरलोडिंग के कंसेप्ट का यूज करते हैं, वी कैन डिजाइन अ फैमिली ऑफ द फंक्शन। इससे हम क्या कर सकते हैं, हम फंक्शन को ओवरलोड कैसे करें। सिंपल सा एक नेम का फंक्शन बना दो, किसी भी नाम से वो फंक्शन हो सकता है। एक सिंगल नाम से फंक्शन बना दिया और उसी फंक्शन को, उसी नेम को यूज करके 3-4 फंक्शंस और बना दिए, थोड़ा बहुत उसके अंदर वेरिएशन करके। इससे क्या बना देते हैं, फैमिली बना देते हैं प्रोग्राम्स की। फैमिली बन जाती है एक फंक्शन की। ठीक है, अब जैसे फैमिली का एग्जाम्पल ले लिया, तो फैमिली के एग्जाम्पल में होता क्या है, फैमिली है, फैमिली में सबका नाम अलग अलग होता है, छोटे का अलग, बड़े का अलग, मतलब सब हर एक पर्सन की अपनी आइडेंटिटी है, अपना एक अलग से नाम है। इतना समझ में आता है। देन एक फैमिली है, तो फैमिली में चाहे नाम सबका अलग अलग है, लेकिन उनका जो सरनेम है, उनकी जो कास्ट है, वो तो सेम रहेगी। अलग अलग नाम होने से उनकी कास्ट तो अलग अलग नहीं हो जाएगी, है ना। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर फैमिली और फंक्शन में क्या है, सबके अंदर उनकी जो कास्ट है वो सेम रहेगी। कास्ट में उनका नाम जो है, जिस भी नाम से वो फंक्शन है, वो सेम रहेगा, लेकिन उनके नेम चेंज हो जाएंगे। नेम कैसे चेंज होंगे यहाँ पर, जैसे आर्ग्यूमेंट हमने चेंज कर दिया, किसी में डेटा टाइप चेंज कर दिया, किसी में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स को चेंज कर दिया, मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन करके हमने उसको अलग दिखा दिया, डिफरेंट दिखा दिया कि ये अलग फंक्शन है। ठीक है, इसलिए इसको हम फैमिली ऑफ फंक्शन जो है क्रिएट कर सकते हैं, but the different argument list in the program. The function would perform the different operation depending upon the argument list in the function code। मतलब अब ये तो बात हुई बनाने की, सिर्फ हमने डिफाइन और डिक्लेयर कर दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, उसको कॉल कैसे कर पाएंगे? हमने तो बना दिया, उसको कॉल भी तो करना है ना। फंक्शन का नाम भी सेम है तो कंफ्यूजन हो जाएगी, कौन कब कॉल होगा, नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये हमारे कॉल करने के तरीके पे डिपेंड करता है, हम उसको किस वैल्यू से कॉल कर रहे हैं। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर हमने ऐड नाम से एक फंक्शन बनाया, यहाँ पर हमने दोनों इंट वैल्यू दे दी हैं। ठीक है, आगे एक और फंक्शन बनाया, उसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू जा रही है, वो भी डबल टाइप की। नेक्स्ट वाला है, ऐड में डाला हमने, इसमें एक वैल्यू इंट जा रही है और दूसरी वैल्यू फ्लोट जा रही है। अब यहाँ से हमने सपोज करो कि मेन वाले फंक्शन से हमने जो कॉल करने के टाइम पे वैल्यू पास करनी थी, वो हमने वैल्यू पास कर दी यहाँ पर 3 एंड 4। अब आप बताओ, जो ये 3 एंड 4 वैल्यू है वो किसको मिलेगी, इस इंट वाले को मिलेगी, डबल को, या इंट और फ्लोट को? कौन से को मिलेगी वैल्यू? देखो, 3 भी एक इंटीजर वैल्यू है, 4 भी एक इंटीजर वैल्यू है, इसलिए जो ये इंटीजर वैल्यू है वो किसको मिलेगी, इस इंट वाले फंक्शन को मिलेगी। देखो, जैसे हमने कंपाइल कर लिया कि ये वैल्यू किस तरह की है और कौन से फंक्शन के पास जानी चाहिए, उसी तरह से कंपाइलर भी अपनी इंटेलिजेंस से उसको सर्च करता है कि ये वैल्यू किस टाइप की है और मुझे कौन से प्रोग्राम में इसको एज अ पैरामीटर पास
करना चाहिए और वो करेक्ट फंक्शन हो। अगर यहाँ पर हमने 3 और 4.0 कर दिया तो ये कौन से फंक्शन के पास जाती, इंट और फ्लोट वाले फंक्शन के पास जाती। ठीक है, तो ये हमारे कॉल करने के तरीके पे डिपेंड करता है कि हम कौन से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है, द करेक्ट फंक्शन टू बी इन्वोक इज डिटरमाइंड बाय द चेकिंग द नंबर ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स एंड टाइप ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स। हमें कैसे पता लगेगा कि जो भी हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। द करेक्ट फंक्शन इज टू बी इन्वोक, कैसे पता लग रहा है, कैसे हम डिटरमाइन करें कि करेक्ट फंक्शन ही इन्वोक हुआ है, कैसे, बाय चेकिंग द नंबर ऑफ एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट। कितने नंबर है आर्ग्यूमेंट में, एक आर्ग्यूमेंट है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब कितने नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट है। और साथ में ये भी चेक करना कि उनका डेटा टाइप क्या है, उस पर डिपेंड करता है। बट जो इसके अंदर फंक्शन का टाइप रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा। अगर ये फंक्शन ऐड नाम का इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ये फंक्शन हमेशा फ्लोट रिटर्न कर रहा है, तो ये फ्लोट ही रिटर्न करेंगे, इंट ही रिटर्न करेगा। इसके अकॉर्डिंग वेरी नहीं हो सकता, हमें अंदर भी वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा। ये नहीं है कि यहाँ पर भी हमने इंट ऐड लिख दिया, ऐड फंक्शन है, अंदर इंट लिख दिया और बाहर का डेटा टाइप भी इंट लिख दिया, और नेक्स्ट एक फंक्शन बनाया उसके अंदर ऐड इंट लिखा लेकिन यहाँ पे फ्लोट कर दिया। इतने से चेंज से काम नहीं चलेगा कि हम सिर्फ बाहर का जो पूरा होल डेटा टाइप है उस पूरे फंक्शन का वो चेंज कर दें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तब फर्क पड़ेगा जब अंदर भी हमने कुछ चेंज कर रखा होगा, आर्ग्यूमेंट में, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट में या टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट में। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल ओवरलोड द ऐड फंक्शन। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ऐड फंक्शन को ओवरलोड करना चाहते हैं हैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स का यूज करके। देखो ये सब डिक्लेरेशन है, कैसे हम डिक्लेयर करेंगे, और ये सब फंक्शन के कॉल है कि इन्हीं फंक्शन को हम कैसे कॉल करेंगे। ठीक है, ये देखो ये प्रोटोटाइप्स हैं। प्रोटोटाइप 1 मींस फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 एंड फंक्शन 4। फर्स्ट जो फंक्शन बना है वो कैसा बना है, ऐड नाम से है, मतलब बाकी सब फंक्शन भी ऐड नाम से होंगे तभी तो फंक्शन ओवरलोडिंग होगी। फंक्शन का नाम है ऐड और जो हम आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं वो है इंट ए एंड इंट बी, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, और इसका जो रिटर्न टाइप रहेगा पूरे होल फंक्शन का वो भी इंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है वो ऐड नाम से है, लेकिन फर्स्ट वाले के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट थे, इसके अंदर 3 आर्ग्यूमेंट है और तीनों ही इंटीजर टाइप के हैं। ठीक है, कैसे, देखो इंट ए, इंट बी और इंट सी, लेकिन ऊपर वाले में क्या थे, प्रोटोटाइप 1 में सिर्फ 2 ही आर्ग्यूमेंट थे और दोनों ही इंटीजर थे। चेंज क्या हुआ है, हमने एक एक्स्ट्रा पैरामीटर यहाँ पर ऐड कर दिया, एक चीज हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनके डेटा टाइप को चेंज कर दिया। नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है, 2 आर्ग्यूमेंट इसमें और 2 इसमें है, लेकिन इसके डेटा टाइप्स को हमने चेंज कर दिया। यहाँ पर अब जो डबल वैल्यू आएगी वो डबल वैल्यू ही पास होगी, यहाँ पर इंटीजर वैल्यू पास नहीं होगी। ठीक है, डबल एक्स और डबल वाई, और इसका जो बाहर का रिटर्न टाइप था ऐड फंक्शन का वो भी हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। अब देखो यहाँ बाहर जो है ऐड फंक्शन का टाइप वो डबल है, लेकिन अंदर जो वैल्यू ले रहा है वो एक इंटीजर टाइप की है और दूसरी डबल टाइप की। ठीक है, ये इन सब प्रोटोटाइप्स का नाम है। ये है फंक्शन को कॉल करना। अब हम किसी भी फंक्शन को कॉल कैसे करें, हम कैसे पता लगेगा, अगर हमें सेकंड नंबर वाला या थर्ड नंबर वाला कॉल करना है तो कैसे पता लगेगा। अब जैसे ये फर्स्ट फंक्शन है, ये फर्स्ट प्रोटोटाइप के लिए कैसे पता लगा फर्स्ट के लिए, क्योंकि इस ऐड फंक्शन के अंदर जो वैल्यूज हैं वो कैसे हैं, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। और ऐसा कौन सा प्रोटोटाइप है जिसके अंदर हमने इंटीजर पैरामीटर पास करना है, प्रोटोटाइप 1। इंट ए और इंट बी को कौन सी वैल्यू मिलेगी, 5 और 10। जब भी ये फंक्शन हम बनाएंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा, प्रोटोटाइप 1। देन एक वैल्यू इंटीजर है, दूसरी फ्लोट है, फ्लोट है ये डबल कह सकते हो आप, तो कौन सा प्रोटोटाइप कॉल होगा, प्रोटोटाइप 4 कॉल होगा। देन नेक्स्ट वाला क्या है, दोनों डबल है, तो डबल में कौन सा प्रोटोटाइप आता है, प्रोटोटाइप 3। एंड देन 3 नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट किसके अंदर थे और तीनों इंटीजर टाइप, प्रोटोटाइप 2 में। तो ऐसे वो सर्च करता है कौन सा आर्ग्यूमेंट मैच हो रहा है, कौन से नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मैच हो रहे हैं, कौन सा डेटा टाइप मैच हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो कॉल करता है हमारे फंक्शन को। और ये चेक करने का जिम्मा भी उसी का होता है, मतलब ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होती है, कंपाइलर की, कि सही फंक्शन उसने कॉल किया है या नहीं। अगर यूजर ने ही गलत इनपुट दिया होगा, यूजर ने गलत प्रोग्रामिंग की होगी, तो वो यूजर की फॉल्ट है, ना कि कंपाइलर का। क्योंकि एक बार हम सही से डिक्लेयर और डिफाइन कर देंगे, सही से कॉल करेंगे, देन वो सही फंक्शन को ही कॉल करेगा, मिस्टेक होने का चांस नहीं है। तो सिर्फ आज का टॉपिक ये था हमारा। इससे नेक्स्ट वीडियो में बचे पार्ट को हम कवर करेंगे। आई होप कि आपको फंक्शन ओवरलोडिंग का बेसिक समझ में आया होगा एग्जाम्पल के साथ। अगर इस वीडियो को समझने में आपको फिर भी कोई डाउट आता है, देन आप प्लीज हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।